मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मार्कस होता है। वो अपनी आर्मी के सीनियर कमांडर के पास आता है। उस कमांडर से कहता है कि मुझे इस किले की हालत बहुत ही खराब लग रही है, हमें जल्द ही इसे ठीक करवाना होगा, इसे रिपेयर करवाना होगा। उसी रात हम देखते हैं कि जब मार्कस सो रहा होता है तो उसे बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और इसी वजह से वो उसी कमांडर के पास जाता है। वो उस कमांडर से पूछता है, तुमने वो आवाज सुनी, ये आवाज कैसी थी? इस पर कमांडर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये किसी खतरनाक जानवर की आवाज है। तो जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी आर्मी को तैयार करूं हमले के लिए, यानी हम इस जानवर पर हमला करके इसे लड़ सके। ये सुनकर मार्कस कहता है, लेकिन मुझे ये कोई जानवर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तुम आर्मी को करो तैयार हमले के लिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये पूरी आर्मी बिल्कुल तैयार होकर अपने किले के पास जाती है, लेकिन इन्हें तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही मार्कस मुड़ता है तो पीछे से बहुत सारे लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मार्कस और इसकी फौज बड़ी ही बहादुरी से उन सब का मुकाबला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं एक एक करके। फिर मार्कस अपने लोगों का एक ग्रुप चेकिंग के लिए भेजता है ताकि आसपास की सूरत हाल को देखा जा सके। फिर अगली सुबह मार्कस उस कमांडर से पूछता है कि रात हमारे लोगों का जो ग्रुप चेकिंग के लिए गया था क्या वो वापस आया है या फिर नहीं। तब ये सुनकर वो कमांडर कहते हैं कि नहीं, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी नहीं मिली कि उनके साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके किले के बाहर एक कबीले के बहुत सारे लोग आ गए हैं और ये कबीले वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने कल रात इनके कबीले पर हमला किया था, यानी जिन लोगों को मार्कस और इसकी आर्मी ने मारा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस के लोगों का वो ग्रुप जो कि उसने कल रात चेकिंग के लिए भेजा हुआ था, इन कबीले वालों ने उन सबको प्रिजनर बनाया हुआ था। इस कबीले का सरदार मार्कस से कहता है, तुम लोग वही हो ना जिन्होंने हमसे हमारी जमीन छीन ली, तुमने हमारे बच्चों को मारा, हमारा पूरा पूरा खानदान खत्म कर दिया और अब हम इसीलिए बदला लेने आए हैं। हम तुम्हारे एक एक फौजी को चुन चुन के मारेंगे, इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। ये कहते ही कबीले का वो सरदार मार्कस के एक आदमी का सर ही धड़ से अलग कर देता है। तब ये देखकर मार्कस को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। इसी वजह से वो उस कमांडर से कहता है कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं अपने लोगों को इस तरह से एक एक करके मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए जल्दी करो, पूरी फौज तैयार करो और उन्हें मेरे साथ भेजो और तुम्हारा काम ये है कि तुम 50 फौजियों के साथ अपने गेट पर ही रहना। फिर मार्कस अपनी फौज लेकर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद इन दोनों आर्मीज के बीच बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट होती है और इस जंग में बहुत सारे बेकसूर और मासूम लोग मारे जाते हैं। लेकिन मार्कस देखता है कि हम तो जंग हार रहे हैं, तो इसीलिए वो सीधा इस कबीले के सरदार के पास जाता है और अपना रॉड फेंककर उस सरदार को मार डालता है। अब क्योंकि वो खुद भी काफी जख्मी था इसीलिए वो भी बेहोश हो जाता है। वो बेहोशी की हालत में अपना बचपन देखता है और साथ ही एक ईगल को भी। फिर जैसे ही मार्कस होश में आता है वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसके अंकल होते हैं। यहाँ वो मार्कस को बताते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे फादर का भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा अंकल हूँ और शाबाश, जबरदस्त, तुम इतनी बड़ी फौज पर अकेले ही भारी पड़ गए और सच में ये कोई छोटी बात नहीं है बल्कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि तुम इतने हजार लोगों के बीच से जिंदा बचकर वापस आ गए। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताता हूँ, तुम और तुम्हारी आर्मी रोमन्स हैं और जब तुम बेहोश हो गए तो तुम्हारे रोमन सोल्जर्स तुम्हें मेरे पास ले आए और अब मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि वो कमांडर मार्कस से मिलने आता है। यहाँ वो कमांडर मार्कस से कहता है कि हमारी पूरी आर्मी तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी हिम्मत से काफी खुश है। फिर मार्कस से थोड़ी देर बात करने के बाद वो कमांडर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मार्कस अपने अंकल के साथ गाँव के लोगों का एक शो देखने के लिए जाता है। यहाँ पर मार्कस अपने अंकल से पूछता है कि मेरे पापा यानी कि आपके भाई कैसे आदमी थे। यहाँ पर उसके अंकल मार्कस से कहते हैं कि तुम्हारे फादर सच में एक काफी अच्छे और एक बहादुर कमांडर थे और वो मरते दम तक ईगल की रखवाली करते रहे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, असल में जो ईगल होती है वो रोमन्स और इसकी आर्मी के लिए इज्जत और जीत का साइन होती है, यानी जब तक वो ईगल उनके पास है तो इसका मतलब ये है कि वो जंग जीत रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ईगल दुश्मनों के पास चली जाएगी तो उनके जीतने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो जंग हार जाते हैं। और हर रोमन उस ईगल को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता है, यानी वो उस ईगल को हासिल करने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंग के इस मैदान में एक ब्रिटेन गुलाम को लाया जाता है। इसको हथियार देकर एक रोमन से लड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो गुलाम उस रोमन के सामने अपने हथियार फेंक देता है और ये देखकर सारे रोमन लोग बोलने लगते हैं, मारो इसे, इसे मार डालो क्योंकि ये गुलाम है, ये ब्रिटेन है, हमारा दुश्मन है, इसे मार डालो। लेकिन इन सभी के बीच बैठा हुआ मार्कस कहता है, नहीं नहीं, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसकी जान बख्श दो। वो आसपास के लोगों से भी कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा साथ दो, इसे मारने का
ना कहो, इसे बचाओ मेरे साथ मिलकर। तब ये सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मार्कस की बात मान लेते हैं और इस तरह से इस गुलाम को बचा लिया जाता है, जहाँ बाद में मार्कस इस गुलाम को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हमें इस गुलाम का नाम पता चलता है, इसका नाम इसका होता है और वो एक खंजर मार्कस को दिखाते हुए कहता है, ये मेरे फादर का खंजर है और अब ये आप रख लीजिए और अब से मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, क्योंकि अगर आप ना होते तो अब तक तो मैं मर चुका होता। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्कस के टांके खोलने आता है, तो यहाँ पर डॉक्टर मार्कस के अंकल को कहता है कि मार्कस को मजबूती से पकड़ लो। तब ये सुनकर मार्कस के अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है अब, और वैसे भी मैं अपनी भतीजे का खून तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो इसी वजह से इसका कोई मार्कस को पकड़ना पड़ता है। कि रात के टाइम मार्कस के अंकल उसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाते हैं और वो लोग रात का खाना मिलकर खाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग रोमन की हुकूमत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी इन सभी को बताता है कि नॉर्थ साइड पर एक दीवार है और उस दीवार के पीछे एक कबीला है और उस कबीले के पास एक ईगल देखी गई है और उस कबीले के लोग उस ईगल को अपने मंदिर में रखकर उसकी वर्शिप करते हैं। तब ये सुनकर मार्कस कहता है कि अगर ये बात कंफर्म है, अगर ये बात सच्ची है, तो हम में से किसी रोमन को वहाँ पर जाना होगा और अपना वो ईगल वहाँ से वापस लाना होगा निकाल कर, क्योंकि वो ईगल हमारा है। तब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दीवार के उस पार कोई यूं नहीं बल्कि ब्रिटेन है और जब ब्रिटेन के सामने रोमन की इतनी बहादुर आर्मी टिक नहीं पाई तो अब हम लोग उनके सामने क्या टिकेंगे, हम उनका क्या मुकाबला करेंगे। और वैसे भी कमांडर की तरफ से ये बात बताई गई है कि जो कोई भी दीवार के उस पार गया है वो आज तक वापस नहीं आया। अब ये सारी बातें मार्कस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी मार्कस के पीछे पीछे उसके अंकल आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा किसी की ऐसी बातें सुनकर तुम जज्बाती मत बनो, और उन्होंने गलत क्या कहा है, वो सच बोल रहे हैं, दीवार की उस पार जो भी गया है सच में वो वापस कभी भी नहीं आया लौटकर, इसलिए जज्बाती मत बनो, बात को सुनो, उसको समझो। तब यहाँ पर मार्कस अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश हमेशा से ही अपने फादर की तरह एक बहादुर कमांडर बनने की थी और देखिए मेरी वो ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी भी हो गई, यानी कि मैं कमांडर बन गया। और आज जब मुझे ये बात पता चल गई है कि मेरे फादर का ड्रीम क्या था, यानी कि उस ईगल को बचाकर यहाँ पर लाना था और जो वो पूरा नहीं कर सके, तो आज मुझे ये मौका मिला है अपने फादर के उस ड्रीम को पूरा करने का। तो फिर आप ही बताइए मैं ऐसा कैसे ना करूँ। अंकल जी आप ही बताइए कि सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं चुपचाप कैसे बैठ जाऊँ। तब मार्कस के अंकल उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे कहते हैं, अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम पूरी आर्मी वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जाना ही मुश्किल होगा। तब ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैं वहाँ पर आर्मी लेकर जाऊंगा ही क्यों, मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने साथ वहाँ पर इसका को लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो भी तो ब्रिटेनी है, उसे वहाँ की सारी जगहों का पता है और वहाँ की लैंग्वेज भी आती है। फिर अगले दिन मार्कस ऐसा ही करता है, वो इसका को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने किले की आखिरी दीवार पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उनसे कहते हैं, जनाब यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर जो भी जाता है वो बचकर वापस नहीं आता, यानी कि दरवाजा हमने यहाँ से तो एक बार खोल दिया लेकिन फिर वहाँ से दरवाजा कभी भी किसी ने भी नहीं खोला। ये कहकर वो लोग उन पर हंसने भी लगते हैं। तब ये सुनकर मार्कस उनसे कहता है कि ज्यादा बातें बनाना बंद करो, बस तुम यहाँ से दरवाजा खोल दो और देखना बहुत जल्द हम दरवाजा उधर से भी खुलवा लेंगे। तब वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस दरवाजे को खोल देते हैं और दरवाजे के उस पार हम देखते हैं कि वहाँ पर दूर दूर तक बस पहाड़ियाँ और गुफाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं था, लेकिन वैसी जगह दिखने में काफी खूबसूरत। अब आगे जाते हुए इसका कहता है कि हो सकता है कि शायद वो कबीला हमें एक दिन में ही मिल जाए, यानी जिनको हम ढूंढने जा रहे हैं, यानी जिनके पास वो ईगल है, और अगर वो कबीला हमें नहीं मिलने वाला तो चाहे हम महीनों यहाँ पर भटकते रहे हमें नहीं मिलेगा। अब रात को ये दोनों इस जगह पर रुककर आराम करते हैं और यहाँ पर मार्कस इसका को बताता है कि पता नहीं क्यों मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा हैं और वो मेरे आस पास ही हैं, मेरे साथ साथ हैं। तब ये सुनकर इसका उसे कहता है कि क्या तुम अपने फादर को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो। तब ये सुनकर मार्कस कहता है कि नहीं नहीं, मैं उनको ढूंढने तो नहीं आया, बल्कि मैं तो उनका एक अधूरा ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यानी कि मैं यहाँ से ईगल वापस ले जाने के लिए आया हूँ। फिर अगली सुबह ये फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका मार्कस को कहता है कि आगे जो लोग भी मिले उनसे मुझे बात करने देना, ना कि तुम खुद करने लग जाना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम रोमन हो तो तुम्हें तो वो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा।
अब काफी दूर जाने के बाद ये लोग काफी थक चुके थे, इन्हें भूख भी लगी हुई थी। इसी वजह से ये एक जगह पर रुककर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और एक एक करके उन्हें मार गिराते हैं। लेकिन बाद में एक छोटा बच्चा इसका पर हमला कर देता है, लेकिन इसका भी उसे पकड़ के उसे बस मारने ही वाला होता है। तो तभी वो ये देखकर रुक जाता है कि ये तो बस छोटा सा बच्चा है। इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने देता है। लेकिन जैसे वो बच्चा वहाँ से भाग रहा होता है तो मार्कस एक खंजर फेंककर उस बच्चे को मार डालता है और वो इसका से कहता है कि अगली बार ऐसी बेवकूफी मत करना, यानी कि अपने दुश्मन को छोड़ना मत, चाहे फिर वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। आगे जाने पर मार्कस एक आदमी को पकड़ लेता है और वो इसका से कहता है कि पूछो इससे कि आज से तकरीबन 30 साल पहले जो रोमन सोल्जर्स आए थे वो किस साइड पर, किस डायरेक्शन में गए थे। तब ये सुनकर वो आदमी बताता है कि इस घने जंगल में वो नॉर्थ साइड पर गए थे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए और अब ये लोग भी उस घने जंगल और पहाड़ों के बीच से ही नॉर्थ साइड पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन पर एक आदमी हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही दोनों इस आदमी को मारने लगते हैं तो इसका कहता है कि रुक जाओ, रुको मार्कस, इसे मत मारो, ये तो अपना ही फौजी है। तब उससे पूछने पर वो सोल्जर कहता है कि हाँ, इसने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं सच में रोमन सोल्जर हूँ। और अब इसे बात करने पर मार्कस को ये बात पता चलती है कि ये उसी आर्मी का सोल्जर है जिसे उसके फादर लीड कर रहे थे। फिर इसके बाद ये सोल्जर बताता है कि हमारी रोमन आर्मी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बहादुर थी और हमारी आंखों के सामने ही ब्रिटेन आर्मी ने हमारे सभी सोल्जर्स को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार दिया। और सोचने में भी वो बात काफी दर्दनाक है, क्योंकि उस टाइम इस इतने घने जंगल में बस रोमन्स के चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने हार नहीं मानी, हम फिर भी बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से लड़ते रहे, उनका मुकाबला करते रहे। ये कहकर वो सोल्जर मार्कस को रोमन सोल्जर्स के स्केलेटन दिखाता है और एक काफी बड़ा पत्थर दिखाकर कहता है, ये देख रहे हो पत्थर, इस पर सीनियर ऑफिसर्स के सरों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था और बाकी जो लोग बचे थे उनके दिल में और मुंह में तलवार घुसा कर मारा था। यहाँ पर मार्कस उस सोल्जर से पूछता है कि आपने लास्ट टाइम मेरे पापा को कब देखा था। तो वो सोल्जर कहता है कि मैंने उन्हें लास्ट टाइम तब देखा था जब उन्हें पूरी तरह से दुश्मनों ने घेर लिया था। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम मैं अकेला सर्वाइवर था, यानी कि मैं अकेला ही जिंदा बचने वाला था, तो इसीलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, मैं उनको नहीं बचा पाया और इसीलिए मजबूरन मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद मार्कस उस सोल्जर से पूछता है कि वो ईगल जिसके लिए आप सभी ने अपनी अपनी जिंदगियों को सेक्रीफाइस किया है वो अब किसके पास है। तब ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि सबके बारे में इसका जानता है, यानी जो लड़का खड़ा है तुम्हारे साथ आया है। अब ये सुनकर मार्कस इसका पर काफी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि जब तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों इतने दिनों से जंगलों में जलील करवाया, यहाँ पर भटकाया और उन लोगों ने मेरे फादर को इतनी बेरहमी से मारा और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तब ये सुनकर इसका गुस्से में भड़क कर मार्कस से कहता है क्योंकि तुम्हारे फादर और उनके लोग मेरे फादर को मारने आए थे। अब इसका के इतना बोलने पर मार्कस को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है ये बात मत भूलो कि तुम मेरे गुलाम हो, इतनी जुबान मेरे आगे ना चलाओ। तब ये सुनकर इसका कहता है अच्छी तरह से जानता हूँ, नहीं बोला मैं कुछ भी, और हाँ तुम्हें भी मेरी एक बात याद रखनी चाहिए, अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो अब तक तुम कब से मारे गए होते। अब ये सुनकर तो मार्कस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए अब ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक कबीले का अजीब सा आदमी आ जाता है और वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो, यहाँ पर कैसे आए, किस मकसद के लिए आए हो। तब उसे देखकर इसका उससे कहता है कि मैं ब्रिटेन के चीफ का बेटा हूँ। तब ये सुनकर वो आदमी इसका से पूछता है और ये आदमी जो तुम्हारे साथ है, यानी कि जो तुम्हें मारना चाह रहा था, ये कौन है। तब यहाँ पर इसका अपनी जान बचाने के लिए और मार्कस को फंसाने के लिए कहता है कि ये तो बस मेरा गुलाम है। और इसके बाद ये आदमी इसका से कहता है जनाब आप तो हमारे गेस्ट हैं, हम आपकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे। इसके बाद ये लोग मार्कस को बांध कर घसीटते हुए अपने कबीले के सरदार के पास ले जाते हैं। फिर इस कबीले का वो आदमी अपने सरदार को बताता है कि जो लड़का खड़ा है ना, इसका नाम इसका है, ये ब्रिटेन चीफ का बेटा है और ये जो आदमी इसके साथ है ये एक रोमन है और इसका का गुलाम भी है। और इसी वजह से अब ये लोग मार्कस को बिल्कुल गुलाम की तरह ही समझते हैं और उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है, यानी कि जैसे वो सचमुच कोई गुलाम ही हो और उससे वो अपने सारे काम करवाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये कबीला अपना एक फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा होता है और इस फंक्शन में ये बहुत सारे ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन खत्म होने के बाद ये गहरी नींद में सो जाते हैं। तब उसी रात इसका मार्कस के पास आता है और उसे कहता है उठो चलो जल्दी करो, भाग चलते हैं यहाँ से, ये हमारे पास एक अच्छा मौका है, सब गहरी नींद सो रहे हैं। तब ये सुनकर मार्कस जल्दी से उस कबीले के मंदिर में जाता है और अपना वो ईगल लेकर अपने घोड़े के पास आता है और अब ये लोग बस वहाँ से निकलने वाले होते ही हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है
है इसका। अब ये आवाज सुनकर वो काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जिसने आवाज दी होती है वो कोई बड़ा इंसान नहीं होता, बल्कि वो तो एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा होता है। और वो इसका से कहता है कि इसका प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। जब ये सुनकर इसका उस बच्चे से कहता है कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहीं पर ही रहना है। जब ये सुनकर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, अगर ये बात मेरे फादर को पता चल गई, यानी कि मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया और उन्हें नहीं बताया, तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। जब ये सुनकर इसका उसे कहता है कि नहीं बेटा, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारे फादर हैं। और ये कहने के बाद ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब इस कबीले को ये बात पता चलती है कि वो दोनों ईगल लेकर यहाँ से भाग गए हैं, तो ये कबीले वाले भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब 2 दिन के बाद काफी दूर आ जाने के बाद इसका का घोड़ा काफी थक जाता है, इसी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। और इसीलिए अब ये दोनों ही मार्कस के घोड़े से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जगह पर पहुंचने के बाद मार्कस भी काफी थक जाता है, इसीलिए वो इसका से कहता है कि ये लो, ये ईगल लो और तुम मुझे यहीं पर ही छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तब ये सुनकर इसका उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बोला, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि सचमुच मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। तब ये सुनकर मार्कस इसका को उसके फादर का वो खंजर वापस देता है जो कि उसने मार्कस को दिया था, और ऐसा होते ही इसका मार्कस की गुलामी से आजाद हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ईगल लेकर नहीं जाता और बोलता है कि तुम हिम्मत मत हारना, तुम मेरा इंतजार करना, देखना मैं बहुत जल्द वापस जरूर आऊंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इसका वापस से मार्कस के पास आया है, लेकिन अब की बार इसके साथ वो सोल्जर्स भी होते हैं जो कि मार्कस के फादर की आर्मी में थे। और यहाँ पर वो रोमन सोल्जर मार्कस से कहता है कि हमारी पूरी आर्मी में तुम्हारे फादर ही वो इकलौते इंसान थे जो सबसे ज्यादा हिम्मत रखने वाले थे, सबसे ज्यादा बहादुर थे, और वो आखिरी दम तक ईगल को पकड़ के अपने दुश्मनों से लड़ते रहे, और तो और उन्होंने अपने प्यारों को सेक्रीफाइस भी कर दिया। तब ये सुनकर मार्कस उन सभी से कहता है कि अब दोबारा वो टाइम आ चुका है, यानी कि हमें अपनी किंगडम की इज्जत को दुश्मनों से बचा कर रखना है, यानी कि उस ईगल को, क्योंकि वो कबीले वाले उस ईगल को वापस हासिल करने के लिए आ चुके हैं। फिर जब उस कबीले का वो आदमी इसका को रोमन्स के साथ देखता है तो कहता है अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने का यही अंजाम होता है। ये बात कहते ही ये बेरहम आदमी अपने उस छोटे बच्चे को सबके सामने लाता है और कहता है कि इसने गलती की है तो इसे सजा भी मिलनी चाहिए। ये कहते ही वो अपने छोटे सी मासूम से बच्चे की गर्दन सबके सामने काट देता है और उसे जान से मार डालता है। यानी कि इस बच्चे का ये कसूर था कि उसने इन दोनों को जाते हुए देख लिया और अपने फादर को नहीं बताया। इसके बाद इन दोनों आर्मीज में बड़ी खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट को मार्कस और उसके साथी जीत लेते हैं। और अब मार्कस और इसका उस ईगल को लेकर मार्कस के अंकल के पास आते हैं। मार्कस के अंकल का दोस्त उसे बताता है कि पूरे रोमन में तुम्हारे फादर ही सबसे बहादुर सोल्जर थे और उनके बाद जो सबसे बहादुर है वो तुम हो, क्योंकि तुमने वो काम करके दिखाया है जो कि मुमकिन ही नहीं था, और इस तरह से तुमने रोमन की इज्जत को बचा लिया, और तुम्हारे इसी कारनामे की वजह से तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब ये सारी बातें सुनकर मार्कस काफी खुश होता है। इसका को देखकर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।